नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 29 अप्रैल 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं को हम कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक्स का, फिर उसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहला टॉपिक देखो, नन टू सून, ये विधायिका को लेकर है और कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसको लेकर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कुछ आई है उसको लेकर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट इन लॉन्गर। देखो, महिला आरक्षण विधेयक है, उस पर ना ज़्यादा इंतजार अब नहीं होना चाहिए, उसको लेकर चर्चा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है टैकलिंग द थ्रेट से निपटना, कैसे हम थ्रेट से निपट सकते हैं। थ्रेट खासकर नेपोटिज्म जैसे है, देखो यहाँ पर जैसे कि नेगोशिएशंस नॉट न्यूक्लियर डिटरेंस इज द वे टू पीस इन कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, देखो कोरिया की स्थिति जो है ना, आप सभी को पता होगा आखिर कोरिया में क्या क्या समस्या है, उसको लेकर है, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले टॉपिक को मूव करते हैं, नन टू सून। ये खासकर विषय ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं राज्यपालों की भूमिका को लेकर के। देखो, राज्य में जो शासन व्यवस्था चलती है उसमें विधानमंडल की प्रमुख भूमिका होती है, मुख्यमंत्री की भूमिका होती है, लेकिन राज्यपाल भी एक सहयात्री की तरह होते हैं। राज्यपाल को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, उसको हम देखते हैं। नन टू सून, अब देखो क्या है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, क्या है देखो, डिले इन कन्वेइंग डिसीजन ऑन असेंट टू बिल्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनपरमिसिबल। अब देखो इनपरमिसिबल क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एक काम करें, एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर बैठें अगर संभव हो तो, और जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं उसे नोट कर लिया करें। अब देखो, जो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल हुआ, देखो एक होता है परमिसिबल, एक होता है इम्परमिसिबल। तो इम्परमिसिबल होता है जो अस्वीकार्य हो, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो अगर मान लो कि बिल जो है, विधेयक पर जो सहमति देने की बात है, अगर उसमें डिले होती है, देरी होती है, तो क्या है, वो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। ठीक है, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, मतलब विलोम की सहमति पर, विधेयक की सहमति पर देरी नहीं होनी चाहिए, राज्यपालों को देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर राज्य सरकारें कोई विधेयक ला रही हैं, कोई कानून बनना चाहती हैं, कोई प्रावधान करना चाहती हैं, तो राज्यपालों को सपोर्टिव होना चाहिए, न कि समस्याएं खड़ी करनी चाहिए। अब पढ़ो लाइन बाय लाइन, यहाँ देखो, द सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं जो एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम शीर्ष न्यायालय भी कहते हैं। हैज़ गिवन अ टाइमली रिमाइंडर टू गवर्नर्स, इसने गवर्नर्स को, राज्यपालों को एक तरह से अनुस्मारक दिया है, याद दिलाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो आपसे अपेक्षा करता है कि जो डिसीजन जो है बिल पर, विधेयक पर लेने का है ना, विधेयक पर जो आप निर्णय लोगे, है ना, कौन सा विधेयक, जो राज्य विधानसभा आपके पास भेजती है विचार के लिए, उस पर निर्णय लेने की जो जहाँ तक बात आती है, आपके पास आ गया विधेयक, तो आप एज सुन एज पॉसिबल निर्णय लो, मतलब यथासंभव जितना जल्दी हो सके, आपको देरी नहीं करनी चाहिए। संविधान में यह आपसे अपेक्षा की गई है और बेहतर है कि आप संवैधानिक मूल्यों पर खरा उतरें। आखिर देश की शासन व्यवस्था, देश की व्यवस्था, देश की तमाम चीज़ें संविधान से ही चलती हैं। इट हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू द फ्रेज फाउंड इन द फर्स्ट प्रोविजो टू आर्टिकल 200। देखो, संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 200 के ना पहले प्रोविजो, मतलब प्रथम खंड में एक फ्रेज दिया गया है। ठीक है, एक वाक्यांश है, उसमें कहा गया है, सीकिंग टू कन्वे अ सेंस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, a sense of immediately in the matter of returning a bill. The expression as soon as possible contains significant constitutional content and must be borne in mind by constitutional authorities. The court observed, देखो कोर्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, आकलन। ऑब्जर्व देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है ना, दूसरा फॉर्म है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आकलन किया, अवलोकन किया कि जो एक्सप्रेशन है एज सुन एज पॉसिबल का, यथाशीघ्र का, जितना जल्दी हो सके, ऐसा जो एक्सप्रेशन है, ऐसी बात जो कही गई है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है महत्वपूर्ण संवैधानिक अर्थ निहित हैं और इसे ना बिल्कुल दिमाग में, मन मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए। किसके द्वारा, तो संवैधानिक जो पद पर बैठे हैं उनके मस्तिष्क में ये बातें होनी चाहिए
कि हमें अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से करना है, हमें किस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, दिस इफेक्टिवली मीन्स, इसका प्रभावी रूप से यह अर्थ होता है, इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल फॉर गवर्नर्स टू होल्ड ऑन टू बिल्स इंडेफिनिटली विदाउट कम्युनिकेटिंग देयर डिसीजन टू द हाउस। देखो राज्यपालों के लिए एक तरह से देखो कि राज्यपाल क्या करते हैं ना, कई बार विधेयक को लटका देते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो काफ़ी लंबे समय तक विधेयक को लटकाना राज्यपालों के लिए संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के बारे क्या करते हैं, जो सदन है, जो हाउस है, उसको अपने निर्णय के बारे में सूचना दिए हुए कई बार क्या करते हैं, विधेयक को काफ़ी लंबे समय तक लटका देते हैं, जो कि अब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस टिप्पणी से ये समझो आप। तेलंगाना गवर्नर जो है डॉक्टर तमिलिसई सुंदरराजन, अगेंस्ट हुज अपरेंट इनेक्शन ऑन सेवरल बिल्स द स्टेट हैड अप्रोच द कोर्ट। उन्होंने ना कई बिलों के बारे में निष्क्रियता दिखाई थी, कई विधेयकों को लेकर उन्होंने क्या दिखाई थी, निष्क्रियता दिखाई थी। ठीक है, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी एक तरह से। तो उसको लेकर जो राज्य है वहाँ का तमिलनाडु राज्य सरकार जो है अप्रोच द कोर्ट, वो मतलब कोर्ट गया था, निकट न्यायालय गई थी सरकार। कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया सरकार ने कि नो बिल्स वर पेंडिंग विद हर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सरकार ने कोर्ट को बता दिया जो बातें थी। ठीक है, अब इन्होंने कोर्ट को क्या बताया, ठीक है, जो यहाँ पर हैं डॉक्टर इन्होंने सुंदरराजन, उन्होंने बताया कोर्ट को कि कोई भी बिल उनके पास पेंडिंग नहीं है, कोई भी बिल उनके पास, कोई विधेयक उनके पास विचाराधीन नहीं है। पेंडिंग को ना विचाराधीन भी बोलते हैं, विचाराधीन नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सी हैड रिटर्न 2 बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, उन्हें 2 बिल पुनर्विचार के लिए वापस कर दिए थे, 2 विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिए थे। ठीक है, while seeking further information from the government on a few others, और दूसरे कुछ बिल पर ना, विधेयकों पर उन्होंने सरकार से कुछ सूचनाएं मांगी थी। बेस्ड ऑन दिस, इस पर अगर आधारित देखें तक द कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द पिटीशन बट केप्ट ओपन क्वेश्चंस दैट अराउज फ्रॉम द इशू फॉर कंसिडरेशन इन एन अप्रोप्रिएट केस। तो कोर्ट ने उस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, हटाया, खत्म किया, लेकिन उसने क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रश्न उठते हैं इन मामलों से, उसको खुला रखा। ठीक है, जो कंसिडरेशन का है, जो कि अप्रोप्रिएट मामले में है ना, उपयुक्त मामले विचार के लिए जो मामला जाता है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन कोर्ट को देखना चाहिए। ठीक है, कि जो राज्यपाल है वो सही तरह से एक्ट करें। ठीक है, जो उनके पास विधेयक आते हैं उस पर सही टिप्पणी करें, समय पर भेजें, या उनकी जो टिप्पणियाँ हैं वो पारदर्शी हों, ये सब होना चाहिए। तो कोर्ट ने एक से देखा, बट इट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी का नेक्स्ट नहीं, सॉरी, इससे पहले एक सेंटेंस का पार्ट है। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एड्रेसेस द इशू ऑफ डिले। देखो कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, अवलोकन आए हैं, उसमें विलंब की समस्या का समाधान किया गया है, अर्थात देरी जो राज्यपाल करते हैं उसकी समस्या का समाधान है। लेकिन इसमें केवल एक ही पहलू पर गौर किया गया है, जो विवाद का पहलू है ना, ओनली वन एस्पेक्ट। द इशू ऑफ ग्रांटिंग असेंट इज सीन इन मोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ फॉर्मेलिटी। देखो एसेंट देने की बात है ना, सहमति देने की बात है ना, तो इसे कई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में एक तरह से औपचारिकता के रूप में देखा जाता है। बट द पेक्यूलियर डिस्कशनरी पावर विद विच गवर्नर्स आर क्लोथ्ड इन इंडिया हैव गिवन मच स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी। लेकिन जो राज्यपाल के पास, ठीक है, राज्यपाल के पास जो एक शक्ति है ना, कि भाई सहमति प्राप्त करना होगा, बिल उनके पास विधेयक जाएगा। ठीक है, और भारत में जो राज्यपाल को दी जाने वाली जो विशिष्ट, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, यहाँ पर लिखा है पेक्यूलियर मतलब विशिष्ट, अनूठी, डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन शक्तियां जो राज्यपाल को हैं, उससे ना कंट्रोवर्सी मतलब विवाद के लिए बहुत बड़ी जगह छूटती है, बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है। ठीक है, विवाद के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, द गवर्नर्स पावर टू विथहोल्ड असेंट और रिटर्न अ बिल। जो राज्यपाल की शक्ति है कि भाई वो एक विधेयक को वापस कर सकते हैं, या अपनी सहमति को रोक सकते हैं, स्वीकृति नहीं दे सकते हैं मैसेज के साथ, संदेश के साथ, या फिर अपने संदेश के साथ बिल को रिटर्न कर सकते हैं, या सहमति को रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। इसे भारत में विवेकाधीन शक्ति के रूप में देखा जाता है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में, इट वॉज एक्सप्लिसिटली
क्लैरिफाइड, यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया था, साफ बातें कही गई थी कि दैट रिटर्निंग अ बिल वाज टू बी डन ओनली ऑन एडवाइस, कि विधेयक को जो वापस किया जाना रहेगा ना, केवल सुझाव पर किया जाना रहेगा, एंड दैट इट वाज एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट टू रिकॉल अ पेंडिंग बिल। और एक तरह से यह सरकार के लिए एक व्यवस्था है कि वो एक पेंडिंग बिल को रिकॉल कर सकती है, ठीक है, वापस ला सकती है, ठीक है, पुनः ला सकती है, इन केस इट हैड सेकेंड थाट्स ऑन इट्स एडवाइजेबिलिटी। देर आर 3 क्लियर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एसोसिएशन विद आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 से संबंधित 3 मुख्य समस्याएं हैं, ठीक है, अनुच्छेद 200 से संबंधित, विच डील्स विद असेंट टू बिल्स। आर्टिकल 200 जो है ना, अनुच्छेद 200 जो है ना, वो विधेयकों को सहमति देने से संबंधित है। एब्सेंस ऑफ अ टाइम लिमिट फॉर एक्टिंग ऑन बिल्स, जो बिल पर जो निर्णय लेने का जो समय है, सीमा है, उस पर मतलब एक तरह से जो समय सीमा है वो नहीं दी गई है इसमें। स्कोप फॉर रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अगेंस्ट द एक्सप्रेस एडवाइस ऑफ कैबिनेट एंड द क्लेम दैट द गवर्नर कैन किल एनी बिल बाय डिक्लाइनिंग असेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि एक तरह से ना इसमें जो गुंजाइश इसमें दी गई है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो मामले को रखा जाता है, ठीक है, वो भी कैबिनेट के विचार के खिलाफ। और दूसरी बात यह क्लेम ना, ऐसा क्लेम कि जो गवर्नर हैं वो किसी भी बिल को अस्वीकृत करके सहमति न देकर समाप्त कर सकते हैं, ये थोड़ा मतलब समस्याएं इसमें हैं। मिस्चिफ लाइज इन आर्टिकल 163, आर्टिकल जो 163 है, ठीक है, उसमें भी एक तरह से कुछ अलग निहित है ना, कुछ मतलब अजीब तरह की व्यवस्था है। which hedges the primary rule that governors functions on the aid and advice of the cabinet with a clause that prohibits any inquiry into whether a particular matter fell within their discretion or not। कि उसमें यह है कि जो प्राथमिक नियम है कि राज्यपाल जो है कैबिनेट की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, और ये खंड की जो मतलब यह जांच को सीमित किया जाना, इस जांच को ख़त्म किया जाना कि क्या कोई विशेष मामला उनके विवेकाधिकार के तहत आता है कि नहीं, अर्थात राज्यपाल के विवेकाधिकार के तहत आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है मतलब विवेकाधिकार के तहत आता कि नहीं, उस पर इंक्वायरी किया जाना है ना, उस पर प्रतिबंध है ना, रोक है। तो ये जो है ना, एक तरह से ये भी एक समस्या है, ठीक है। These provisions give abundant scope for conflict between गवर्नमेंट एंड राजभवन। और ये जो प्रावधान है, कहीं कहीं अस्पष्ट प्रावधान जो है, एक तरह से संभावनाएं क्रिएट करते हैं, बिल्कुल मतलब एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं कि राज्यपाल और राजभवन के बीच क्या हो, टकराव हो। देयर इज नो डाउट, ऐसी कोई इसमें कोई शक नहीं है दैट दिस आउट टू बी चेंज, इसे बदला जाना चाहिए, इधर बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव करके, या थ्रू एन अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, या एक सुप्रीम कोर्ट के समुचित निर्णय के जरिए इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। या तो आप संविधान में संशोधन करो या उस निर्णय के माध्यम से बदलो, सो दैट मिसयूज ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सो दैट मिसयूज ऑफ misuse of गवर्नेटोरियल डिस्क्रेशन कैन बी केप्ट इन चेक। इन चेक का मतलब होता है नियंत्रण में रखा जाना, ठीक है। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय का उपयुक्त फैसला आए या फिर संविधान में संशोधन किया जाए, उसके माध्यम से ये देखना है कि राज्यपाल का जो विवेकाधीन दुरुपयोग है, ठीक है, मिसयूज ऑफ गवर्नेटोरियल है ना डिस्क्रेशन, राज्यपाल का जो विवेकाधिकार का मिसयूज है, दुरुपयोग है, उस पर नियंत्रण लग सके। तो दो रास्ते हैं, या तो संविधान में संशोधन किया जाए, अमेंड किया जाए, या फिर एक वर्डिक्ट आए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो वी हैव 2 ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आज का आर्टिकल्स हमने देखा कि राज्यपाल जो विधेयकों को लौटाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों से क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी गई है, ठीक है। चलो अब हम अगले टॉपिक्स को देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो हर एक टॉपिक्स को पूरा कवर कर पाना वर्ड बाय वर्ड पॉसिबल नहीं है, तो अगले टॉपिक का मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको लेकर अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। क्या पॉइंट है,
ठीक है, उसके बाद हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो कि महिलाओं को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हुई है, महिलाओं की भागीदारी हर एक जगह देखा गया है, लेकिन भारत में उन्हें जल्दी मताधिकार भी प्राप्त हो गया था, लेकिन अभी भी उन्हें आगे स्तर पर बढ़ने में, राजनीतिक रूप से अपनी महत्वपूर्ण स्थिति दर्ज करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखो महिलाओं के पास जो संसद में केवल 14% सीटें हैं। इस प्रकार आप देखो कि उन्हें अधिक जगह चाहिए, अधिक सीटें चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मान लो आप बैक जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, तो महिलाओं की भूमिका जो रही है भारत में, है ना, शुरुआत से ही, चाहे वैदिक युग की बात करो या फिर आगे बढ़ो आप, चाहे आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करो, उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है, ठीक है। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया था, आपको पता है, ठीक है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी रही हैं, और जो यूपीए है ना, जो मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, उसकी अध्यक्ष भी रही हैं। देश की प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो मतलब प्रतिभा पाटिल रही हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा पाटिल, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो उस पद पर महिला आसीन है, ठीक है। तो महिलाओं की भूमिका जो है नो डाउट काफ़ी रही है, लेकिन जहाँ तक इन्हें राजनीति में भागीदारी दी जानी चाहिए। 2000 एक तरह से आप देखो 1955 में सरकार ने कमेटी नियुक्त की थी, वहाँ उसने महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 10% सीटों के मांग की कि 10% सीट का रिजर्वेशन होना चाहिए। 1980 के दशक की बात करूं, डेकेड्स की, तो महिला आरक्षण की मांग को ने जोर पकड़ा और महिलाओं के लिए एक योजना में सुझाव दिया गया कि सभी जो निर्वाचित निकाय हैं उनमें इनकी भागीदारी, इनके लिए रिजर्व सीट 30% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात करूं तो महिलाओं के लिए वहां पर 33% सीटें रिजर्व की गई। इससे क्या हुआ कि महिलाओं का जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह 1996 की बात करूं तो महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई, प्रस्ताव किया गया। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध जताए, उसके कारण विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया। 2000 के दशक में फिर से ये बातें आगे बढ़ी, लेकिन ठीक है, विधेयक राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन फिर भी उतना आगे भी नहीं बढ़ पाया है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ बातें हैं, तो एक तरह से देखना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी जो है, ठीक है, भारत के भीतर बात करो या बाहर, भारत के बाहर या दूसरे देशों में बात करो, तो या फिर भारत से जो महिलाएं बाहर गई हैं, इनकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है अपना। तो इनके सशक्तिकरण के लिए, खास तौर पर राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, पॉलिटिकल सशक्तिकरण के लिए इनका पुनरुत्थान जरूरी है, ठीक है, और इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। बाकी पहले टॉपिक का मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको एनालिसिस बता दिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, नन टू सून का, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है होगी इंग्लिश की मजबूत होगी, और बाकी दूसरे टॉपिक का मैंने आपको एक ब्रीफ एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया है। तो आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए सत्र में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।